बासिल एपिसोड 37। पूछो। आइस की से इजाजत दी। सरबीना की नफरत देखकर दिल को शदीद दुख हुआ। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। आपको कभी ये डर नहीं हुआ कि आप आम सी हैं और अगर दौरान की जिंदगी में कोई आपसे खूबसूरत आ जाए तो वो आपको छोड़ देंगे? वो सवाल नहीं कर रही थी, तमाचा मार रही थी। वो बज़ाहिर चेहरे के तासुरात बहुत हद तक मतवाजन रखे हुए थी, लेकिन इसकी आंखों में से निकलते नफरत के अंगारे जवेरिया से मख्फी नहीं थे। नहीं, कभी नहीं लगा। सब जान लेने के बावजूद मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सरबीना तो आज भी दुरान को भूल नहीं सकी। रूबी की जुबानें वो ये तो जान चुकी थी कि दुरान ने सरबीना को ठुकरा दिया था, लेकिन आज ये पता चला कि वो दुरान से अब भी मोहब्बत करती है या फिर बदला ले रही है। इतना एतमाद, इतना एतमाद तो मुझे भी नहीं है। इत्तेहाजिया मुस्कुराहट के साथ इसने अगला तीर बरसाया। जवेरिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें इसलिए नहीं है क्योंकि शायद तुम्हें ये लगता है बुरहान तुम्हारे हुस्न से मोहब्बत करता है, तुम्हारी सूरत से मोहब्बत करता है। मतलब? जवेरे के इस जवाब पर वो अपनी पेशाने पर उमड़ आने वाले बल मख्फी ना रख सकी। मतलब ये कि मुझे इस बात पर यकीन है कि दुरान को मेरी सूरत से मोहब्बत नहीं है। वो जब मेरी आंखों में झांकता है, इसकी निगाहों में बनने वाले अक्स मेरे चेहरे का नहीं, मेरी रूह का होता है। एक आम सूरत होकर भी अब दुरान की मोहब्बत को लेकर इतने पूरा एतमाद है। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। वो तंज के तीर बरसाने पर अब हर हद पार कर रही थी। शायद इसे जवेरिया का मिसाल देना अच्छा नहीं लगा था। मेरे ख्याल में तो ये तमद हर मुसलमान को होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं हरगिज भी खुद को किसी लिहाज से आम सूरत और कम सूरत नहीं समझती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे एक मुकम्मल सूरत अता की है जिसमें कोई कमी नहीं है। मुझे आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है और जुबान से बोल सकती हूँ। मेरे ख्याल में इस सब का शुक्र अदा करने के लिए ये जिंदगी कम है। हाँ, एक वक्त था जब ये शिकवा कभी मेरी जुबान पर आता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं जान गई हूँ सूरत का हुस्न होना और कम होना मेरे अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। सरबीना के चेहरे के बदलते रंग इसके एतमाद को और बढ़ा रहे थे। अगर अल्लाह ने खुशियां, किस्मत और मोहब्बतें हुस्न की बुनियाद पर बांटी होती तो आज हर खूबसूरत चेहरा दुख से नाशना और हर आम नकूश वाला चेहरा दुख तकलीफ में मुब्तला होता। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे अल्लाह के नजदीक बेहतर वो है जिसके तकवा का मेयार ऊंचा है, वो नहीं जिसकी सूरत हसीन है। अब तमाचा वो मार रही थी। वो सच ही तो कह रही थी। वो मुकम्मल हुस्न रखने के बावजूद दुरान की मोहब्बत को तरसती ही रह गई थी, जबकि सामने बैठी यह लड़की ना सिर्फ इसकी बीवी थी बल्कि इसके दिल की मलका थी। जवेरिया ठहरे लहजे में बोलती जा रही थी और सरबीना की जुबान तलवे से जा लगी थी। इस चेहरे की गोश्त पोस्ट के नीचे जो ढांचा है वो तो सबका एक जैसा है, लेकिन अहमियत ना तो इस गोश्त की है जो हड्डियों पर चढ़ा है और ना हड्डियों के इस ढांचे की है जो इस गोश्त के नीचे है। अहम है तो इस ढांचे को और गोश्त को जिंदा लोगों में शुमार करने वाली रूह की है। वो बोल रही थी और इसका लफ्ज लफ्ज सच था। अल्लाह से जा मिलने वाली और दायम तो सिर्फ रूह है, और जिसने अपने महबूब की रूह से मोहब्बत की तो जान लो इसकी मोहब्बत दायमी है, क्योंकि सूरत बदल जाती है और बदन बूढ़ा और लाहौर हो जाता है, मगर रूह की कोई उम्र नहीं होती। वो हर दम जवान रहती है। वो मुस्कुराती इस पर मनो मिट्टी डाल रही थी। अब आती है तुम्हारे इस सवाल की कि मुझे किसी खूबसूरत चेहरे से दुरान को छीन लेने का डर क्यों नहीं लगता। मुस्कुराहट मजीद गहरी की और चेहरे पर गुलाल रंग फैल गया। मेरा ईमान है कि ये जिंदगी आरजी है और यहाँ मौजूद हर एहसास, हर चीज आरजी है, मसवाए निकाह के पाक बंधन में बंदी रूहों के। इसलिए मेरी अल्लाह से बस यही दुआ है कि मरते वक्त मैं ईमान की हालत में और दुरान के निकाह में हूँ। इस दुनिया में दुरान का साथ जैसा भी हो बर्दाश्त कर लूंगी, मगर इसकी दायमी मोहब्बत और साथ पाने के लिए, मतलब जन्नत में इसके तख्त की मलका बनने के लिए। वो बहुत खुश थी, पुरसुकून, सरशार, पुर यकीन। ये वो लम्हा था जब सरबीना को लगा कि वो बहुत बहुत बदसूरत है और सामने बैठी लड़की वाकई इस दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। दुरान को इससे सच्ची मोहब्बत है और ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं। अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो वो आराम से नहीं बैठेगा, वो पाताल की गहराइयों तक जाएगा। कुछ था जो सांस में अटकने लगा। दुरान की नजरों में एक दफा फिर बेवकत हो जाने का खौफ, सामने बैठी इस पकीज़ा लड़की को इन दरिंदों के हवाले कर देने का गुनाह का खौफ। वो एक झटके के साथ अपनी कुर्सी पर से उठी। जवेरे ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया।
वो शायद इसे कुछ ज्यादा ही खरी खरी सुना गई। फौरन इसे सरबीना के दिल को दुखाने का एहसास हुआ। क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं तो जो बुरा लगा है वो आपकी बातें नहीं है। सराय से जवाब देकर वो पलटी और फिर वहां रुकी नहीं थी। लंबे लंबे ढाक भरती लाउंज के दरवाजे से अंदर गायब हो गई। दुरान मलक से दुरान का सफर दरअसल एक कठिन मगर पूरी तरह तयशुदा सफर था। वो एएनएफ का बुनियादी तहकीकाती एजेंट फासिल था, जिसको यहाँ पहुंचाना आईएसआई के बाएं हाथ का खेल था। पलक झपकते ये 5 साल पर लगाकर गुजरे, लेकिन इन 5 सालों में दुरान उर्फ दुरान यानी कि फासिल इस फिल्मी नगरी में ना सिर्फ मजबूती से अपने कदम जमा चुका था, बल्कि बहुत से मालूमात एएनएफ एजेंसी तक पहुंचा चुका था। जैसे ही वो एक मामूली स्टंटमैन से एक फिल्मी सितारा बना, इसने सबसे पहले अटल को और फिर असवन मलिक को यहाँ अपने पास बुला लिया था। मलक हाउस के मकीन जो नवीन की तमाम जायदाद का दुख अब तक नहीं भूले थे और उठते बैठते दुरान को कोसते थे, अब दुरान की इस कामयाबी पर और फिर असवन और रूबी को अपने पास बुलाने पर जहां धन थे वहां खुशी से फूले ना समाये। दुरान की देखा देखी रूबी को लगा कि बुरहान भी बाकी सब छोड़ो, दुरान के असर सूख के जरिए इंडस्ट्री में कदम जमा ले, तो क्या पता वो भी दुरान की तरह शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए। और इसी तरह बुरहान भी पढ़ाई छोड़ अदाकारी करने लगा, लेकिन वो हॉलीवुड नगरी में कदम नहीं जमा सका। इसलिए 4 साल से वो मुख्तलिफ टीवी शो में छोटे मोटे किरदार निभा रहा था। इसके बरक्स दौरान पूरी फिल्म नगरी में अपनी अलग पहचान और नाम बना चुका था। वो इस अदाकारी की आड़ में फिल्म नगरी से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी छोटी मछलियों को, जो इस घिनौने जुर्म में सरगर्म थी, जल्द ही पकड़वा चुका था। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी मछलियां और मगरमच्छ थे जो अब भी पोशीदा थे। दौरान यहाँ बुनियादी एजेंट बासिल बनकर कोई वाहिद एक एजेंट नहीं था, वो एक मुकम्मल ग्रोह की सूरत में मौजूद थे जो एक दूसरे के काम आसान करते थे। दौरान की तरह हमेशा बुनियादी एजेंटों को रहनुमाई के साथ ग्रुप्स में तश्कील दिया जाता है। ये रहनुमाई बराह रास्त कंट्रोलर को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बुनियादी एजेंटों में मालूमात फराहम करते हैं और मकामी मौजू के बारे में जासूसी या महारत के जरिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहते हैं और बुनियादी एजेंटों के रास्ते हमराह करते हैं। इसके अलावा बुनियादी ग्रुप में एग्जेक्टिव एजेंट भी शामिल होते हैं, जो तखरीबकारी और कत्ल व गारत गिरी और बवक्त ज़रूरत नए काबिल यकीन एजेंटों को भर्ती करते रहते हैं। दौरान यहाँ एक बुनियादी एजेंट बनकर आया था और इसके इलम से भी ज्यादा यहाँ इसके मुआवन एजेंट मौजूद थे, जो इसके रास्ते हमराह करने में मददगार थे, ताकि वो यहाँ बिना किसी शक के हर किस्म की मालूमात तक रसाई पा सके। दरअसल ऑपरेशन एजेंटों और जिमनी ग्रुप्स दोनों बुनियादी एजेंटों की हमायत के किरदार में खुफिया होते हैं। वो आईएसआई के खुफिया ऑफिसर होते हैं। ये इजाफी कामों में सरगर्म होते हैं, जैसे कि एजेंट की मालूमात बर वक्त एजेंसी तक पहुंचाना, एजेंट को मुख्तलिफ बातचीत के जरिए मुहैया करना, जैसे कि मौसूलात जिसमें खुफिया रेडियो ट्रांसमिशन, स्लीपर्स, कोरियर्स और महफूज रेडियो नशरियात के जरिए मुख्तलिफ मकामात की तलाश वगैरह जैसे काम शामिल है। इसके अलावा दीगर इजाफी कामों में भी वो लोग शामिल होते हैं जो कवर जॉब वाले एजेंटों को कानूनी हैसियत दे सकते हैं और ऐसे माहिर जो दस्तावेजात को जहली बना सकते हैं या असल जराए से गैर कानूनी कापियां हासिल कर सकते हैं। सेफ हाउसेज, सेफ मेल ड्रॉपर्स और सेफ टेलीफोन दूसरे इजाफी काम हैं। वो लोग बुनियादी एजेंट के लिए सर अंजाम देते हैं। बुनियादी एजेंट के अलावा एक एजेंट रसाई एजेंट होता है। इंटेलिजेंस वैल्यू के मादे तक रसाई एजेंट के पास काबिल जिक्र रसाई नहीं होती, लेकिन इन लोगों से राब्ता होता है जो खुद हर जरूरत के वक्त इनसे राब्ता करते हैं। ऐसा शख्स एजेंट के लिए फौजी अड्डे के बाहर हुज्जाम जितना आसान हो सकता है या थिंक टैंक या आलमी माहिर यानी हुकूमत से बाहर जितना पेचीदा हो सकता है, जो हसास मवाद तक रसाई के लिए सरकारी एहलकारों के साथ बाकायदगी से तमाम मालूमात पर बातचीत करता है। हसास मवाद को संभालने वाली निजी और अवामी तंजीमों के अंदर इंसानी वसाइल के कारकुन, इस्तकबालिया देने वाले और बज़ाहिर कम सतह के दीगर अमले हसास अफराद तक रसाई के हामिल लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कुछ मुलाजमीन जैसे मुहाफिज और चौकीदार जिनकी बाज़ाब्ता रसाई नहीं है, फिर भी वो महफूज कमरे और कंटेनर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। एक रसाई एजेंट और बुनियादी एजेंट के दरमियान एक धुंधला सा इलाका होता है जो अपने कलेक्टर को किसी इलाके में बसानी जाने देता है। इसी तरह दौरान के आगे पीछे बहुत से मुआवन और रसाई एजेंट मौजूद थे। वो इस वक्त दुरान वलैस के खुफिया कमरे में मौजूद था,
جہاں اس کے رابطے کے تمام موصلات وغیرہ موجود تھے۔ یہ وہ تمام ٹرانسمیشن کے آلات تھے جس سے وہ ایجنسی سے تو نہیں البتہ ایگزیکٹو ایجنٹ سے براہ راست بات چیت کرتا تھا اور اپنے اگلے لاحق عمل کے بارے میں معلومات لیتا تھا۔ یہ کمرہ ایک پوشیدہ دیوار کے ذریعے دوران گلیس کے تہہ خانے میں موجود تھا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جہاں دوران کی ضرورت کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ تمام موصلاتی آلات موجود تھے۔ مدھم روشنی میں غرق اس کمرے میں اس وقت لیپ ٹاپ اسکرین جگمگا رہی تھی۔ دوران سیاہ ہوڈ پہنے، کانوں پر ہیڈ فون لگائے، گھومنے والی سیاہ کرسی پر بیٹھا، نگاہوں کو چندی کیے سامنے اسکرین پر جمائے ہوئے تھا، جہاں اس کے گروہ کا ایگزیکٹو ایجنٹ اس سے مخاطب تھا۔ وہ کچھ اس طرح اسکرین پر موجود تھا کہ کندھوں پر سے اوپر اس کا چہرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا جو دوران کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ لسٹ میں نیا مشکوک پروڈکشن ہاؤس ایڈٹ کر دیا گیا ہے۔ اگلی پروڈکشن جس کو مشکوک پروڈکشن کے فہرست میں شامل کیا گیا ہے وہ ہاروی پروڈکشن ہے۔ سامنے بیٹھا رسائی ایجنٹ اسے معلومات فراہم کر رہا تھا۔ چھوٹی مچھلیوں کی پکڑ کے بعد اب ہاتھ بڑی مچھلیوں پر ڈالا جا رہا تھا، جس میں لسٹ میں سب سے اوپر نام ہاروی پروڈکشن کا تھا۔ ہاروی پروڈکشن ہالی ووڈ کی نامی گرامی پروڈکشن تھی، لیکن وہ اس وقت شک کی فہرست میں سب سے اوپر اور سرخ نشان کی حامل پروڈکشن تھی۔ یس سر، دوران نے استثناء میں سر کو جنچ دی اور دھیمی آواز میں حامی بھری۔ اگرچہ وہ اس وقت جس کمرے میں موجود تھا وہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا، لیکن ان لوگوں کو ٹریننگ میں آواز کو حد درجہ دھیما رکھ کر ایک خاص درجے میں گفتگو کی مشق کروائی گئی تھی، اس لیے اس وقت ان دونوں کی گفتگو کی پچ بھی وہی تھی۔ دوران بھرپور توجہ سے ایگزیکٹو ایجنٹ کی بات سن رہا تھا۔ یہ پروڈکشن اپنے نئی میگا پروجیکٹ کے لیے شوٹنگ کا کچھ حصہ کسی غیر ملک میں سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ ملک کا نام تو ابھی معلوم نہیں ہوا۔ ہاں البتہ بہت جلد یہ تمہیں اس میگا پروجیکٹ میں سائن کی پیشکش کرنے آئیں گے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا سر؟ ایکسپٹ اٹ۔ یس سر۔ دوران نے لب بھینچے اور سر استناء میں ہلایا۔ اوکے جوان، ہماری ملاقات اب اس معلومات کے بعد ہوگی، لیکن تمہیں اس بار بروقت رابطے کے لیے ایک کوڈ دیا جا رہا ہے جس سے تم معاون ایجنٹ سے کسی بھی لمحے رابطہ کر سکتے ہو۔ وہ متوازن لہجے اور رفتار میں لفظ ادا کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ دوران نے سر استناء میں جنچ دی۔ یس سر۔ باسل، بیسٹ آف لک۔ اسکرین ایک دم سے سیاہ ہوئی تھی۔ دوران نے ہیڈ فون کو کانوں پر سے اتارا اور سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کرسی دھیرے دھیرے جھول رہی تھی۔ ملک کی ہر خفیہ اور ظاہر ایجنسی میں جاسوسوں کو متعدد طریقوں سے بھرتی کیا جاتا ہے۔ کچھ اپنے آبائی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایجنسی میں ملازمت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان کا پس منظر اور تربیت کسی خاص پروفائل پر فٹ بیٹھتی ہے تو انہیں بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک پوشیدہ شناخت لے سکے۔ بہترین فیلڈ ایجنٹ وہ ہے جو اعلیٰ ممالک کے عہدیداروں تک رسائی رکھتے ہیں یا دوسرے ممالک میں خفیہ معلومات رکھتے ہیں۔ جاسوس ایجنسیاں بھرتی کرنے والے افراد ایسے افراد کو ملازمت دیتے ہیں جو دوسرے ممالک کے شہری کو نشانہ بناتے ہیں، جو اپنے وطن کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جاسوس بن جاتے ہیں۔ یہ عیبدار انمول جاسوس ہیں کیونکہ ان کا وہ ملک پہلے ہی احاطہ ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ہر ایک ملک میں بہت سے عوامل ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو عیبدار شہری بننے اور جاسوسی بننے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں بھی زک نامی ایجنٹ آئی ایس آئی کا عیبدار انمول ایجنٹ تھا۔ دوران کرسی پر سے اٹھا، ایک بٹن کو ہاتھ لگاتے ہی تمام نظام ایک ہی دفعہ میں بند ہوا اور وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا، اور پھر ایک دروازے پر پہنچتے ہی اس نے خفیہ لاک پر لگے چند بٹن دبائے۔ مونٹیج میں روشنیوں کی چمک اور موسیقی کے جلت رنگ کے ساتھ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ سب کچھ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ ڈنر قیمتی برتنوں میں پیش کیا جا چکا تھا۔ سب لوگ باتوں میں مصروف قہقہے لگاتے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوران کی چھٹی حص کسی بالکل غیر متوقع ہو جانے والے لمحے کا پیغام دے رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس بار ہاروی اور بروس نے معمولی پلاننگ نہیں کی ہوگی۔ بظاہر سب کچھ پرسکون دکھائی دینے کے پیچھے ضرور کوئی طوفان چھپا تھا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو محبوب کے معاملے میں بہت کمزور کر دیتا ہے۔ وہ بھی خود کو اس لمحے بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ جویریہ کے لیے محبت کے جذبات اجاگر کرتے ہوئے وہ کس آسانی سے اس بات کو فراموش کر گیا تھا کہ ہاروی پروڈکشن کی فلم شوٹنگ کے دوران ہونے والے عجیب و غریب واقعوں میں ایجنسی نے جویریہ کی ملک واپسی پر پابندی کیوں لگائی تھی۔ انہوں نے کیوں جویریہ کو باقی لڑکیوں کی طرح پاکستان نہیں بھیجا تھا؟
बल्कि इसे अपने साथ ले जाने और झूठी शादी के लिए कहा था। हावी प्रोडक्शन के बारे में तहकीकात ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया था। एएनएफ को फौरन आईएसआई की क्राइम एजेंसी से राब्ता करना पड़ा था। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन किए और चाइना से भी लड़कियां बाजियाब करवाईं। जवेरिया को दुरान के घर में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई, क्योंकि हावी प्रोडक्शन पर शक अभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। इनके मुतल्लिक किसी भी किस्म की काबिल कदर मालूमात ना मिलने पर एजेंसी ने खामोशी अख्तियार की। एजेंसी की तरफ से यकदम मुकम्मल खामोशी पर दुरान ये समझा था कि शायद हावी प्रोडक्शन मंशियात फरोशी के शक से निकल चुका है। इसी दौरान जवेरिया से मोहब्बत हो जाना एक बिल्कुल बेख्तियार अमल था। वो बहुत खुश था। जवेरिया इसकी जिंदगी में आ जाने वाली एक अनोखी खुशी थी, लेकिन चंद दिन पहले एक साथ इसके सर पर 2 धमाके हुए और सब ख्वाब सजने से पहले चकनाचूर हो गए। जहां सरबीना ने इसे हावी प्रोडक्शन के बुरहान के साथ मिलकर बनाए गए मंसूबे से आगाह किया, वहीं एजेंसी की तरफ से भी फिर से ऑपरेशन की तैयारी का हुक्म जारी हो गया। वो हुक्म नहीं था, दुरान के लिए एक रूह परवर खबर थी। एएनएफ की हावी प्रोडक्शन के खिलाफ चल रही दूसरी टीम की मुखबरी मुकम्मल होने के बाद ये बात सामने आ चुकी थी कि हावी प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चाइना और दूसरे ममालिक से ना सिर्फ मंशियात स्मगल करता है, बल्कि इनके साथ गैर कानूनी तौर पर औरतों को और जिस्म के अज़ा को भी स्मगल कर रहा है। इस सारी मालूमात में इस बात ने दहला कर रख दिया कि इन्हें औरतों के जिस्म के अंदर रखकर वो मंशियात को भी एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मंशियात की इस तरह की स्मगलिंग को मिलचर कहा जाता है। मंशियात के अनफरादी पैकेट आमतौर पर कैन या हेरोइन पहले वाटरप्रूफ मवाद में लिपटे जाते हैं, जैसे लिपस्टिक्स, दस्ताने की उंगलियां या कॉन्डम, और फिर इनको निगल लिया जाता है। वो इसी तरह की जिस्मानी पैकिंग को पूरी दुनिया के मुतअद्दिद बड़े शहरों में मंशियात की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के एक अहम वसीले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गैर कानूनी मंशियात की नकल हमल के मामले में निकल जाने के अमल के अलावा वो लोग छोटे पैमाने पर चलने वाले ऑपरेशन के जरिए भी ज्यादा उम्र की और जिस्मानी हुस्न से बेकार हो जाने वाली औरतों के जिस्म में मंशियात के पैकेट रखकर इनको स्मगल कर रहे थे, जिसमें एक कोरियर का एक टुकड़ा या बहुत छोटी मिकदार को वो एक औरत के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। इनके स्मगलिंग के इस तरीके को वो लोग एंड ट्रेड के नाम से पुकारते थे, जिसमें वो तेज मंशियात को कम मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करने में कामयाब थे। ये सब मालूमात ने एक दिन में इसके सारे ख्वाब नोच लिए। एएनएफ अब जवेरिया को अपने मिशन के लिए एक अनजान मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए इस खुफिया तौर पर तबाही मचा देने वाली जड़ तक पहुंचना चाहती थी। वो खुफिया जड़ एक तीर से 2 शिकार कर रही थी, जिस्म फरोशी, मंशियात फरोशी, जिस्म के अज़ा की फरोख्त और जिस्मों के अंदर रख के मंशियात फरोशी। एएनएफ ने अब ना सिर्फ ये मामला तहकीक तक छोड़ा था, बल्कि वो इनके गिरबानों तक पहुंचना चाहते थे। दुरान की बहुत बहस के बावजूद वो किसी भी और नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। जिक के जरिए इन्हें मोन्टेज में तैयार किए गए जाल के बारे में सब पता चल गया था, जो दुरान ने सिर्फ जवेरिया के लिए इसे मख्फी रख लिया था। वो इनसे जवेरिया को बीच में ना लेकर आने पर राजी करता रहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। कल तक ये मिशन दुरान के लिए एक हिब्बत वतनी के जज्बे से जुड़ा था, लेकिन आज वो इसकी जिंदगी से जुड़ गया था। इसे हर हालत में जवेरिया को इन तक पहुंचाकर वापस लाना था, और अगर वो जवेरिया को वहां से वापस ना ला सका तो सांस रुकने लगी थी, पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता था। वो बासिल था, बासिल मतलब बहादुर। एएनएफ ने इसकी प्रोफाइल रेकी के मुताबिक इसे इस मिशन के लिए मुंतखब किया था और बहादुर का लकब दिया था। फिल्म नगरी में वो दुरांग था, यानी चीर देने वाला, फाड़ देने वाला, जो अपने मजबूत जिस्म और निडर स्टंट की वजह से मशहूर था। लेकिन दर हकीकत वो इस अनजान लड़की के लिए दुरान था, एक आम इंसान, तमाम इंसानों की तरह जज्बा रखने वाला, दिल रखने वाला इंसान, जिसका नाम दुरान था। मतलब मोती, एक कीमती मोती, सेब से निकला नायाब मोती। वो जो कल तक मौत से नहीं घबराता था, आज इसको खुद से दूर करने पर घबरा रहा था। वो पिछले 1 हफ्ते से सो नहीं सका था। जवेरिया से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन वो इसे और खुद को इस सब के चुंगल से निकाल भी नहीं सकता था। कभी दिल करता वो ये सब छोड़कर यहाँ से इसे लेकर भाग जाए, वहां जहां कोई भी ना हो, सिर्फ वो दोनों हो, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वो लोग जवेरिया का पीछे किसी सूरत नहीं छोड़ रहे थे, और अब तो मामला और ही सूरत इख्तियार कर गया था। मोंटेज के शानदार हाल में डिनर तकरीबन एहतताम पर था।
وہ خیالوں میں غرق جویریہ کے قریب کھڑا بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ جویریہ نے اس کے یوں ہاتھ تھامنے پر سپتا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے بسی سے اس کے چہرے پر نرم نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ محبت، عشق، چاہت، اس کے سنگ جینے کی ان گنت خواہشات، کیا کچھ نہیں تھا دوران کی آنکھوں میں؟ وہ کیوں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا؟ دوران کی آنکھوں کے جذبات نے اس کے پورے جسم میں میٹھی سی سوئیاں چبو دی تھی۔ دوران نے بمشکل کچھ کہنے کو لب کھولے کہ اچانک اٹھنے والے شور پر سب چونک گئے۔ بیک سٹیج آگ لگ گئی ہے، مہربانی سے سب لوگ ہال سے نکل جائیں فوراً۔ ایک دم سے ایک چیخ نما آواز ابھری تھی۔ سب نے چونک کر دیکھا اور اسی لمحے ہال کے سٹیج پر موجود پردوں پر تیز آگ کی لپیٹیں بھڑک اٹھی اور سٹیج کے اوپر موجود فانوس ایک دھماکے سے پھٹا۔ مہربانی سے جلدی ہال سے نکل جائیں، ہوٹل انتظامیہ آگ پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اناؤنسر کے ساتھ ایک دم پورے ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کھچا کھچ بھرے ہال میں لوگوں نے چیخو پکار کے ساتھ ہال کے داخلی دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دوران نے جویریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور داخلی دروازے جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔